नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 गिवन है इंडिया और उसके टेरिटरी के बारे में। इंडिया तथा उसका जो राज्य क्षेत्र है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र जो आर्टिकल 1 to 4 में डिफ़ाइन किया गया है, आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक एक आर्टिकल को हम बहुत डिटेल से जानेंगे किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 1 में 3 पार्ट दिए गए हैं, आर्टिकल 1.1, आर्टिकल 1.2, आर्टिकल 1.3। तीनों पार्ट में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1.1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 का पार्ट 2 कह रहा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। जो राज्य हैं तथा संघ क्षेत्र हैं वो वही हैं जो शेड्यूल 1 में डिस्क्राइब किए गए हैं या स्पेसिफाइड किए गए हैं। आर्टिकल 1.3 बात करता है इंडियन टेरिटरी की, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 1.3 बात करता है। अब इन आर्टिकल को डिटेल से बात करें। आर्टिकल 1 को देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ से हमें 2 चीज़ों का पता चल रहा है। फर्स्ट थिंग हमें क्लियरिफिकेशन हो रही है इंडिया दैट इज़ भारत, एंड दूसरी चीज़ हमें पता चल रही है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज़ भारत भारत संघ का नाम है और यूनियन ऑफ स्टेट संघ का नेचर है, प्रकृति है। देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया गया है। भारत को एक देश ना कह करके भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम राज्यों का एक संघ हैं। अब राज्यों का एक संघ है, क्यों, इसे आगे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम नेम की बात कर लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस संघ के लिए 2 नाम दिए गए हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया और भारत हमने 2 नाम अपने यहाँ पे लिए हैं। इसका कारण क्या था? सिंपल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब इस बात पर चर्चा चल रही थी, जब फ्रेमवर्क हो रहा था कि भैया ये जो संघ बन रहा है इस संघ का नाम क्या होना चाहिए, तो अलग अलग सदस्यों के द्वारा अलग अलग प्रपोजल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने आए, जिनमें प्रमुख प्रपोजल क्या थे? 2 तो हमने लिए ही हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, काफ़ी नाम हमारे पास आए। इंडिया एक प्रपोजल आया, भारत एक प्रपोजल आया, हिंदुस्तान आया, हिंद आया, यूनियन इंडियन रिपब्लिक नाम आया, रिपब्लिक सोशलिज्म ऑफ भारत नाम आया। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों का यहाँ पे प्रपोजल आया। अब इनमें से हमें अपना एक नाम चुनना था। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मैक्सिमम सदस्य थे वो खुद ब्रिटेन या यूएसए से जो है पढ़कर आए थे। तो उनमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव था, जो वो चाहते थे कि अभी जो वर्तमान नाम है, हम अभी जो है पिछले कुछ समय से, कुछ सदियों से, कुछ सालों से, जब से अंग्रेज़ हम पे शासन कर रहे हैं, लगभग 150 सालों से, अंग्रेज़ों ने जो रूल रेगुलेशन इंडिया के लिए जो इस क्षेत्र के लिए बनाए वो इंडिया के नाम से बनाए। साथ ही अंग्रेज़ ने पूरे विश्व में हमारे क्षेत्र को इंडिया नाम से प्रचारित किया। तो एक वर्ग का मानना था कि जो आधुनिक नाम है उस आधुनिक नाम को ही हम कंटिन्यू करें, यानी हमें क्या अपना नाम क्या रखना चाहिए? क्षेत्र का नाम इंडिया रखना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक वर्ग का मानना ये था कि इतने सालों तक गुलाम रहने के पश्चात हमें आज़ादी मिली है और उस आज़ादी का क्या मायने अगर हम अपना वास्तविक नाम ही ना रख सकें। तो कुछ एक वर्ग ने सपोर्ट किया कि नहीं, हमें अपना वास्तविक नाम रखना चाहिए भारत। अब दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे और थी, ब्रिटिशर्स ने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए वो सारे रूल एंड रेगुलेशन बने थे इंडिया के नाम से। आपको पता है, मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैक्सिमम पार्ट है, नियर अबाउट 70% पार्ट,
70% भाग जो है कहाँ से लिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अलावा 1945 में हम यूएनओ में शामिल हो चुके थे। ऐसे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी थे जो ब्रिटिशर्स के समय जहाँ पे हम शामिल हो गए थे, तो वहाँ पे जिस नाम से हम शामिल हुए थे वो नाम इंडिया था। अब अगर हम ऑफिशियली डॉक्यूमेंटली अपना नाम जो है भारत रखते हैं तो हमें हर डॉक्यूमेंट में इंडिया को रिप्लेस करना पड़ेगा भारत के नाम से, जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखते हुए हमने अपने दोनों नाम रख दिए इंडिया दैट इज़ भारत। हमने कहा भारत भी नाम होना चाहिए, हमारा वास्तविक नाम है, लेकिन हमारा प्रचलन में जो नाम है अभी वो है इंडिया, तो क्यों ना हम इंडिया नाम का भी इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली इस मुद्दे पे पहुंची और इस मुद्दे को उन्होंने इस तरीके से समाप्त किया कि हम अपने दोनों नाम रखें इंडिया दैट इज़ भारत। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा कि हिंदी या इंग्लिश से इसका कोई लेना देना है। हिंदी या इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, नहीं। आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी जो है शब्द जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो हिंदी में इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो अंग्रेजी में भारत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 1 से पहली चीज़ हमें क्लियर हुई, हमारे संघ का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत। दो नाम रखने के कारण क्या थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया। इसके बाद चलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। ये जो संघ होगा या ये जो क्षेत्र होगा ये अपने आप में यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अब यहाँ पे देखिए यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल नेचर का है। फेडरल नेचर क्या है या फेडरेशन किसे कहते हैं, देश में या विश्व में आप अगर देखें तो अधिकतम कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकतम देश, मैक्सिमम कंट्री जो हैं अपने आप को फेडरल कहते हैं। फेडरल होता क्या है और हमने अपने आप को किस प्रकार फेडरल ना कह करके यूनियन ऑफ स्टेट कहा, क्यों कहा। देखिए हम इसके लिए थोड़ा सा फेडरल सिस्टम को समझिए या फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं यूनाइटेड किंगडम की, तो आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम में 4 स्टेट या 4 देश शामिल है। सबसे पहला देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ 1535 में संधि की गई वेल्स के द्वारा, जो इसका एक पड़ोसी राज्य था वो था वेल्स। देन 1707 में इनके साथ जो है एक और देश मिला, एक और राज्य मिला, वो था स्कॉटलैंड। एंड 1801 में एक और यहाँ पे मिला, वो था नॉर्दर्न आइलैंड। इन सब ने मिलकर के एक फेडरेशन, एक संघ बनाया। इन सब ने मिलकर के क्या किया, एक फेडरेशन बना जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम। दूसरी तरफ सेम अगर आप यूएसए की बात देखें तो यूएसए जब आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से, तो यूएसए को क्रिएट किया गया 13 स्टेट्स के द्वारा। 13 स्टेट आपस में मिले, जिस प्रकार से ये 4 स्टेट है, 13 स्टेट आपस में मिले, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। धीरे धीरे ये 13 स्टेट और स्टेट के साथ इन्होंने संधि की। आज के समय में अगर मैं बात करूं तो ये टोटल स्टेट है 50। यूएसए में इस समय टोटल कितने स्टेट है, 50 स्टेट हैं। तो फेडरेशन में आप देखिए, फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम या यूएसए, इनका निर्माण कैसे हुआ है। इनका निर्माण हुआ है, इंग्लैंड ने वेल्स के साथ संधि की, इन दोनों ने स्कॉटलैंड के साथ और नॉर्दर्न आइलैंड के साथ संधि की। या मैं यूएसए की बात करूं तो छोटे छोटे 13 स्टेट आपस में मिले, इन्होंने संधि की और इन्होंने एक निर्माण किया, एक देश का, एक फेडरेशन का, जिसे नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन कब बना, जब राज्यों के बीच आपसी समझौता हुआ। इंग्लैंड ने कहा, वेल्स ने कहा, नॉर्दर्न आइलैंड ने कहा, स्कॉटलैंड ने कहा, हाँ मैं आप में शामिल होने को तैयार हूँ, हम मिल करके यूनाइटेड किंगडम बना देते हैं। सेम यूएसए में जब ये 13 स्टेट थे, इन 13 स्टेट के गवर्नर कहें, 13 स्टेट के राजा कहें, ये जब आपस में शामिल हुए, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, तब जाके किसका निर्माण हुआ है, यूएसए का निर्माण हुआ है। तो यानी फेडरेशन में जो पावर है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, पावर जा रही है स्टेट की तरफ से
सेंटर, क्योंकि स्टेट क्रिएट कर रहे हैं किसको, स्टेट बना रहे हैं किसको, सेंटर को बना रहे हैं, फेडरेशन को बना रहे हैं। तो आप देखिए मजबूत कौन होगा, स्टेट होगा या सेंटर होगा। जाहिर सी बात है स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान किसके पास रहेंगी, स्टेट के पास रहेंगी। दूसरा फेडरेशन का अहम लक्षण, फेडरेशन कभी भी टूट सकता है। कभी भी टूट सकता है का मीनिंग क्या है, आपने अभी 2-3 साल पहले देखा होगा कि नॉर्दर्न आयरलैंड ने अपने यहाँ पे रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह करवाया कि हमें यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि लोगों ने मना किया, जनमत संग्रह नेगेटिव आया, लेकिन अगर पॉजिटिव आता तो आज यूनाइटेड किंगडम टूट चुका होता, ये केवल ब्रिटेन बचा होता, नॉर्दर्न आयरलैंड इससे क्या हो जाता, अलग हो जाता। यानी स्टेट को फेडरेशन से अलग होने का क्या है, अधिकार है। तो ये होती है फेडरेशन का नेचर, फेडरेशन की प्रकृति। यूनाइटेड किंगडम इस तरीके से बना है, यूएसए भी इसी तरीके से बना है, फॉर्मर यूएसएसआर को आप ले लीजिए, या वर्ल्ड में ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे जो फेडरल अपने आप को कहते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बना है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी मैक्सिमम जो पार्ट हैं, मैक्सिमम जो नेचर है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की ही तरह है, लेकिन हमने फेडरल शब्द का इस्तेमाल ना करके हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया, यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चर्चा हुई कि हम यूनियन ऑफ स्टेट इसे क्यों कह रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाब दिया। उन्होंने कहा हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है, लेकिन क्या हमारा जो ये स्टेट बन रहा है, हमारा जो ये संघ बन रहा है, क्या ये राज्यों के समझौते से बन रहा है। जैसे कि आपने देखा यूएसए 13 राज्यों के साथ समझौता हुआ, यूनाइटेड किंगडम 4 अलग अलग राज्यों के साथ समझौता हुआ। तो क्या भारत जो बन रहा है वो राज्यों के समझौते का, आपसी समझौते का निष्कर्ष है? नहीं, भारत का निर्माण राज्यों के समझौते से नहीं हुआ है। ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ाद किया, हमें हमारे एरिया दे दिया, भैया ये भारत होगा। उससे पहले ही ब्रिटिशर्स, आपको पता है, नेपाल के साथ सीमा बना चुके थे, पाकिस्तान के साथ बंटवारा कर दिया था, म्यांमार के साथ आपका जो है अलग अलग, भूटान के साथ, वो हर जगह उन्होंने हमारी क्या कर दी थी, सीमा बना दी थी। इवन चाइना के साथ सीमा बना दी थी। तो चारों तरफ सीमा बनाने के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे लिए एरिया छोड़ दिया। यानी ये आपसी कोई राज्य मिलकर के भारत का निर्माण नहीं हुआ है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली चीज़ क्या कही, हमारा जो भारत है वो राज्यों के समझौते का निष्कर्ष नहीं है। और दूसरी चीज़, फेडरेशन का जो अहम महत्व है, राज्यों को अलग होने का अधिकार रहता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा हमारे यहाँ पे राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। तीसरी चीज, पूरा संघ एक है जो प्रशासनिक दृष्टि से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक दृष्टि से जो है राज्यों में बटा है। अब देखिए इन तीन चीज़ों को ध्यान से समझिए। इन्हीं तीन के कारण हम फेडरेशन ना होकर के यूनियन हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये तीन चीज़ें यहाँ पे समझाई हैं। पहली चीज़, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। फेडरेशन कैसे बनता है, राज्यों ने आपस में एग्रीमेंट किया, देन एक फेडरेशन बन गया। क्या भारत का निर्माण ऐसा हुआ? नहीं। यानी पहला चीज़ क्या है, पहला डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, भारत राज्यों के किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरी चीज़, फेडरेशन में राज्यों के पास क्या गारंटी है कि राज्य फेडरेशन से कभी भी अलग हो सकते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया हमारे यहाँ पे फेडरेशन की तरह राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। राज्य क्या होंगे हमारे यहाँ पे, केवल प्रशासनिक दृष्टि से राज्य होंगे। तो यहाँ पे अब देखिए सेंटर की तरफ से स्टेट को पावर जा रही है, यानी सेंटर पहले क्रिएट है फिर स्टेट बना है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की, 29 स्टेट थे 4 कैटेगरी में। जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ तो 14 स्टेट बना दिए गए। यानी
पूरे देश में राज्यों का क्या कर दिया गया, पुनर्सीमन कर दिया गया। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं, इस समय हम बात करें तो 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हैं। तो यानी राज्य कभी भी टूट सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कभी भी हो सकता है। जैसे यूएसए में है, जैसे यूनाइटेड किंगडम में है, राज्यों के अस्तित्व को गारंटी है, यानी राज्य कभी मिटाए नहीं जाएंगे। यूएसए जब बना था आज से 200 साल पहले से 50 स्टेट हैं, वही 50 स्टेट हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यूनाइटेड किंगडम में 4 स्टेट कहें या 4 देश कहें, वो शामिल है, उनके एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, एक दूसरे में एरिया मर्ज नहीं किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में जो है, राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं है। राज्य रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, कोई गारंटी नहीं है। कल यूपी पूरा था, यूपी पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और बहुत बड़ा एरिया था, बाद में यूपी को छोटा कर दिया, यूपी से बाद में उत्तराखंड को अलग कर दिया। अभी आपने सुना कि यूपी के और 4 स्टेट क्रिएट कराने की बात की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर पहले जो है स्टेट था, आज की डेट में आपने देखा इसे जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को इससे हटा दिया, एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। जबकि जम्मू कश्मीर के लिए हमने कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी किए थे। अदर स्टेट को हटाइए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गारंटी दी थी, लेकिन उस गारंटी को देने के बावजूद हमने जम्मू कश्मीर का दर्जा, स्टेट का, राज्य का दर्जा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आपने देखा बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी घाटी में हुआ। लेकिन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि कहीं पे भी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोवरेनिटी ऑफ नेशन की बात आएगी तो हमारा देश, हमारा संघ सुरक्षित है। गारंटी किसको है, यूनियन ऑफ स्टेट को, संघ को गारंटी है, राज्य को किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई है। तो सिंपली इन्हीं 3 कारण से हमने फेडरेशन नहीं कहा, हमने कहा यूनियन ऑफ स्टेट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा अगर हम फेडरेशन शब्द लिखते हैं तो क्या पता कल के समय में कोई राज्य सोचे कि हम अलग होने का हम दावा कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म करो, लिखो यूनियन। और यूनियन का अर्थ क्या होगा कि पहली चीज़, आप कभी अलग होने की डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप संघ को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है, समझाइए। विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ, यानी संघ जो यूनियन है वो कभी विभाजित नहीं हो सकता है, उसकी सुरक्षा की, सिक्योरिटी की पूरी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन विभाजी राज्य यानी राज्य कभी भी विभाजित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कैसे नए राज्य क्रिएट किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा डिफाइन किया गया है आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत। वो हम आगे उस बात पे हम क्या है चर्चा करेंगे। लेकिन आप फिलहाल देखें यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार मेंस में पूछा जा सकता है। फेडरेशन या यूनियन में डिफरेंस क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपका क्लियर किया था। आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका क्लियर हुआ होगा। तो मुझे उम्मीद है आर्टिकल 1 आपका जो है, आर्टिकल 1 का पार्ट 1 आपका क्लियर हो चुका होगा। इंडिया दैट इज़ भारत नाम का यहाँ पे पता चल रहा है, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरी तरफ मैं बात करूँ आर्टिकल 1 सेकेंड की, ये बात कर रहा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल में पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में मैं आपको शेड्यूल्स के बारे में बता चुका हूँ। शेड्यूल जोड़ने का कारण क्या था, शेड्यूल जोड़ने का कारण यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन को छोटा किया जाए। ऑलरेडी बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो रहा था, तो इन्हीं कारणों से कॉन्स्टिट्यूशन छोटा हुआ। हमने आर्टिकल 1-2 में दे दिया कि भैया यूनियन ऑफ स्टेट में जो हम बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट की, ये यूनियन क्या है, इसका राज्य क्षेत्र जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मिलके बना हुआ है। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितनी है, क्या है, वो सारे स्पेसिफाइड हैं किसमें, शेड्यूल 1 में। अब बात करें आर्टिकल 1 पार्ट 3 की। आर्टिकल 1 पार्ट 3 बात कर रहा है इंडियन टेरिटरी। बहुत ध्यान से समझिएगा, आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन टेरिटरी यानी भारत का राज्य क्षेत्र। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था यूनियन ऑफ स्टेट या यूनियन या संघ राज्य क्षेत्र से कम व्यापक है, कम महत्व का है, या इसे रिवर्स कर दें, इंडियन टेरिटरी ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट अपने आप में लिए है बजाय यूनियन ऑफ स्टेट के। 2 शब्द हमने किए यहाँ पे यूज़। आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट क्या है,
और आर्टिकल 1(3) में इंडियन टेरिटरी की बात की है, भारत के राज्य क्षेत्र की। तो राज्य क्षेत्र अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को रखता है, थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक है यूनियन ऑफ स्टेट से। कैसे, देखिए समझिए, बहुत छोटी सी बात। यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1(2) कह रहा है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन का जो यूनियन ऑफ स्टेट हम बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट के अंतर्गत क्या आ रहा है? यूनियन ऑफ स्टेट के अंतर्गत आ रहा है राज्य क्षेत्र, स्टेट का एरिया, और संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी का एरिया। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ ऑलरेडी शामिल है? भारत में। आप देख रहे हैं, हम अगर मैं बात करूं कि भारत का संघ या भारत यूनियन की मैं बात करूं, तो यूनियन से आप क्या समझेंगे? भारत की बाउंड्री लाइन, चारों तरफ से इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है, और चारों तरफ से जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है वो किस में बटी हुई है? या तो स्टेट में बटी हुई है या तो संघ शासित क्षेत्र में बटी है, इसके अलावा कोई एरिया नहीं है। तो इट मीन्स राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ गया, या संघ के अंतर्गत क्या आ गया? राज्य और संघ क्षेत्र। जबकि यहीं पे आर्टिकल 1(3) जो राज्य क्षेत्र, इंडियन टेरिटरी की बात कर रहा है। अब ध्यान रखिए, इंडियन टेरिटरी में किसको शामिल किया आर्टिकल 1(3) ने? स्टेट को, यानी शामिल है यूनियन टेरिटरी को, संघ क्षेत्रों को, ये भी शामिल है। लेकिन एक पॉइंट और जोड़ दिया, क्या लिखा? सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, ऐसा क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार कभी भी अधिग्रहित करे। अब कभी भी अधिग्रहित करे का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। कभी भी अधिग्रहित करने का या एक्वायर करने का मीनिंग यहाँ पे है, इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, पुडुचेरी, जो कि पहले पौंडीचेरी के नाम से भारत संघ में था। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी पुडुचेरी पर फ्रेंच गवर्नमेंट का या फ्रांस का जो है कब्जा था। 1954 में, ध्यान से देखिए, 1954 में फ्रेंच गवर्नमेंट प्लस इंडियन गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट हुआ कि भैया पुडुचेरी वाला भाग किसे दे दिया जाए? भारत को दे दिया जाए। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि भारत में भी और दूसरे देशों में भी कुछ काम ऐसे हैं जो केवल गवर्नमेंट के कहने से या गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से नहीं होंगे, वो पार्लियामेंट से पास करने पड़ेंगे। तो 1954 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने तो पास कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर दिया, लेकिन फ्रेंच की पार्लियामेंट ने इसे पास नहीं किया। फ्रेंच की पार्लियामेंट ने इसे क्या नहीं किया? पास नहीं किया। कब तक नहीं किया? टिल 1962, 1962 तक जो है ये पास नहीं हुआ। तो 1954 से लेकर के 1962 या 1963, क्यों 1963 अभी बताऊंगा। 1954 से लेकर के 1962 जब तक फ्रेंच पार्लियामेंट ने इसे पास नहीं किया, पुडुचेरी जो है रहा किसके अंतर्गत? एक्वायर स्टेट के अंतर्गत। यानी पुडुचेरी भारत का राज्य क्षेत्र था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटली अभी नहीं हुआ है। क्या यूनियन टेरिटरी बनाया? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली या डॉक्यूमेंट के लिए अभी हमने जो है इसे क्या नहीं किया है, अपने आप में लिया नहीं है। तो 1954 से लेकर के 1962 तक पुडुचेरी भारत में रहा, लेकिन किस रूप में रहा? भारत के राज्य क्षेत्र के रूप में, और उसका सी पार्ट सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड, जिसे एक्वायर किया गया है। 1962 में जब फ्रेंच पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, तो 1963 में 1963 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया पुडुचेरी को। उससे पहले नहीं बना सकते थे। उसके बाद जब एग्रीमेंट पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इवन पहली यूनियन टेरिटरी बनी जिसमें जो है स्टेट लेजिस्लेटिव या विधानसभा दी गई थी। तो आपको अब समझ में आया होगा कि इंडियन टेरिटरी यूनियन ऑफ स्टेट या यूनियन शब्द संघ से बड़ा क्यों है? क्योंकि संघ में केवल वही क्षेत्र आएगा जो ऑलरेडी भारत के अंदर है, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में, वो क्षेत्र भी आएगा जिसे इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इन फ्यूचर भी क्या करे? एक्वायर करे, किसी एग्रीमेंट के थ्रू या किसी भी प्रकार से उसे विजिट करे, या कोई भी प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1(3) में बात की गई है इंडियन टेरिटरी की। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आर्टिकल 1 को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 1 में हमें नाम का पता चला, इंडियन दैट इज़ भारत। हमें नेचर का पता चला, एक प्रकार का नेचर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में। तीसरा,
इंडियन टेरिटरी, राज्य क्षेत्र, जो मैंने आपको कहा थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, किससे, यूनियन से लेकर के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसी का आर्टिकल 2 और 3 मैं अपने पार्ट सेकंड में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि 2 और 3 को एक दूसरे में मर्ज करके जो है पढ़ना आवश्यक है। तब तक के लिए धन्यवाद।